वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर कानूनी लड़ाई के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अगली सुनवाई तक ना ही वक्फ बोर्ड में नियुक्तियां होंगी और ना ही वक्फ स्टेटस बदलेगा। केंद्र सरकार को 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करना है। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र सरकार ने अदालत को खुद ही भरोसा दिला दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संसद और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हैं। सरकार का हलफनामा देखे बिना अदालत को कठोर कदम नहीं उठाना चाहिए। अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड या काउंसिल में नई नियुक्तियां नहीं होंगी। वक्फ बाय यूजर जो पंजीकृत हैं या फिर नोटिफाइड, उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार 7 दिनों में जवाब दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस भरोसे को रिकॉर्ड पर लिया है। सीजेआई संजीव खन्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आमतौर पर अदालतें संसद के कानून पर अंतरिम रोक नहीं लगाती, लेकिन हम नहीं चाहते कि पोजीशन बदले। केंद्र और वक्फ बोर्ड 7 दिनों में हलफनामा दाखिल करें, फिर 5 दिनों में याचिकाकर्ता इसका जवाब दे। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि 3 प्रावधानों पर उसे आपत्ति है। ऐसे में वो अंतिम रोक के आदेश जारी करना चाहती है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच महज 12,000 और कुछ सौ वोटों का अंतर था, लेकिन तब चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा अलग लड़े थे और मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा थे। इस बार चिराग पासवान और कुशवाहा एनडीए के साथ हैं, लेकिन मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा है। पटना में बैठक खत्म होने के फौरन बाद तेजस्वी यादव और बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और अन्य नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। बैठक में लेफ्ट के नेताओं के अलावा विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी भी थे, जो लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा थे। मजबूती के साथ महागठबंधन के लोग, हम सब लोग जनता की आवाज बनेंगे, जनता के बीच जाएंगे, एक साथ जाएंगे। लेकिन एनडीटीवी के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि पटना के इस बैठक के पहले 15 तारीख को दिल्ली में खड़गे के घर राहुल गांधी और तेजस्वी की जो बैठक हुई थी, उसमें सबसे अहम फैसले पर लगभग सहमति सी हो गई। ये तय हुआ कि चुनाव में महागठबंधन मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा ना करे। महागठबंधन का नेतृत्व आरजेडी ही करेगी, मगर चेहरा घोषित करने में हड़बड़ी ना की जाए। आरजेडी का नेता ही मुख्यमंत्री होगा, मगर इसको कहने से बचें। कांग्रेस को डर है कि कहीं यादव के नाम पर बाकी पिछड़ी जातियां नाराज ना हो जाएं। सब चीज का ग्रैंड ओपनिंग होना चाहिए ना भाई, ऐसे कैसे बोल देना है। सब चीज का एक समय देखिए, उसके बाद उस पर निर्णय, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। राहुल गांधी, खड़गे और तेजस्वी यादव की बैठक में कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़ने की जिद से पीछे हटने की बात भी कही। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भाषाई बहस ने जोर पकड़ ली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी के तहत अब हिंदी भाषा को थोपने के आरोप लगने लगे हैं। इस बार विरोध की कमान संभाली है मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा एक संवेदनशील चुनावी मुद्दा बन चुका है। जमलेल्या माझ्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, राज ठाकरे की एमएनएस अब भाषा के सहारे महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहती है। उसने पहली से 5वीं तक हिंदी को अनिवार्य बनाने पर सवाल खड़े किए हैं। उसका कहना है ये हिंदीकरण की स्क्रिप्ट है, जिससे मराठी अस्मिता हाशिए पर जाएगी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, एक मिथ है, एक गलतफहमी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। जो 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया है उसमें से एक हिंदी भाषा है। तो हिंदी भाषा आप हम पे मत थोपिए। हमको किसी भाषा का विरोध नहीं है या किसी भाषा का डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो कंपल्शन है, ये सख्ती है कि आपको ये सीखना ही पड़ेगा। वो सीखना ही है ना, वो ही को हमारा विरोध है। उधर सरकार का कहना है ये थोपा हुआ निर्णय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत नजरिया है। बीजेपी नेता आशीष शेलार के मुताबिक हिंदी को सिर्फ एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है, जबकि मराठी की अनिवार्यता बरकरार है। मातृभाषा में शिक्षा, ये व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा धोरण है और इसके लिए उसी हिसाब से ये राष्ट्रीय शिक्षा धोरण काम कर रहा है। ये भारत के सरकार ने पार्लियामेंट में मंजूर हुआ है
महाराष्ट्र सरकार ने उसका इम्प्लीमेंट तय किया है। इस बहस में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। उसने सवाल उठाया है कि क्या दिल्ली तय करेगी कि महाराष्ट्र में बच्चे कौन सी भाषा पढ़े। मराठी संस्कृति को ठेस पहुंचे ऐसी कोई भी भाषा महाराष्ट्र में लागू नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में एआई का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और ये काम किया है उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने बाला साहब ठाकरे की आवाज में भाषण सुना दिया। मौका था नासिक में आयोजित पार्टी के सम्मेलन का। नासिक में आयोजित शिवसेना युविटी पार्टी के सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ता बाला साहेब ठाकरे की आवाज सुनकर रोमांचित हो उठे। जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, सीनियर ठाकरे बीजेपी पर तीखे हमले बोल रहे थे। 25 वर्षे आमचं एक नातं त्यांच्या बरोबर नक्कीच होतं, अर्थात हिंदुत्व म्हणून। महाराष्ट्रात शिवसेनेमुळेच ते वाढले। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करिश्मा है। 2012 में बाल ठाकरे का निधन हुआ, उसके बाद शिवसेना कमजोर भी पड़ी और अंततः बढ़ गई। तो शायद उद्धव को लगता हो बाला साहेब की आवाज समर्थकों में नया उत्साह भरेगी। बाला साहब ठाकरे कुछ बोल रहे हैं इस टेक्नोलॉजी से आकर, और सच बोल रहे हैं। 13 मिनट ठाकरे शैली का भाषण काफी हद तक बाला साहब की आवाज से मेल खा रहा था। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने इस पर तंज किया है। जब श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को पता चला कि अब उनकी बात न कोई कार्यकर्ता सुनता है न कोई नेता सुनता है, तब जाकर के मजबूरन उन्हें स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की आवाज आधुनिक तकनीक एआई का उपयोग करके उसका सहारा लेना पड़ा। शिवसेना आपके मुंह से क्यों हिंदू शब्द अब नहीं निकल पा रहा? बाला साहब का वीडियो दिखाकर आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? एक दिन के इस सम्मेलन में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे को तो निशाने पर लिया ही, अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि वो बूथ मैनेजमेंट कौशल सीखे। नंबर 1 है बूथ। जिस तरह बीजेपी ने अपनी सदस्यता मुहिम में रणनीति अपनाई, हमें वैसी ही तैयारी करनी चाहिए। जातीय जनगणना रिपोर्ट पर चर्चा के लिए बुलाई गई कैबिनेट की विशेष बैठक बेनतीजा रही। वकलीगा और लिंगायत मंत्रियों ने इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। ऐसे में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कैबिनेट की एक और विशेष बैठक बुलाने का फैसला किया। जातीय जनगणना पर कैबिनेट की विशेष बैठक में कोई आम राय नहीं बन सकी। 2015 में तैयार की गई कर्नाटका सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सर्वे रिपोर्ट पर वकलीगा और लिंगायत मंत्रियों ने आपत्ति की। उनकी मांग है कि सर्वे दोबारा करवाया जाए। आपत्ति आंकड़ों को लेकर भी है। इस रिपोर्ट में ब्राह्मणों की संख्या कर्नाटका में 15 लाख के आसपास दर्ज की गई है, जबकि ब्राह्मण संघ के मुताबिक यह संख्या 42 लाख से थोड़ी ज्यादा है। हंगामा खड़ा हुआ तो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने फैसला किया कि कैबिनेट की एक और बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सभी मंत्री अपने सुझाव लिखकर देंगे। हमने विस्तार से बात की, लेकिन बात अधूरी रही। हम कुछ तकनीकी ब्यौरे भी चाहते थे। हमने अधिकारियों से कहा कि वो अगली बैठक में हमें दे दे। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वे ये सब कर रहे हैं। इतनी सारी समस्याएं हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार कर्नाटक में चरम पर है। 225 सदस्यों वाली कर्नाटका विधानसभा में कांग्रेस के 139 एमएलए हैं, जिनमें से 34 लिंगायत और 22 वकलीगा हैं। यानी 56 विधायकों का एक बड़ा समूह है, जिसकी बगावत सरकार के लिए संकट खड़ा कर सकती है। पार्टी के बुजुर्ग नेता और लिंगायत महासभा अध्यक्ष शामनूर शिवशंकरप्पा ने यह चेतावनी बैठक से पहले ही दे दी थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मिशन रिक्रूटमेंट। अपनी गैंग को आगे बढ़ाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे अब महाराष्ट्र को निशाना बना रहे हैं। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के अनुसार मुंबई और पुणे के युवा गैंग के निशाने पर हैं। सलमान खान के घर के बाहर फायर, बाबा सिद्दीकी की हत्या, सिद्धू मूसावाला का मर्डर, ये वो कुछ जुर्म है जिनके आरोप अहमदाबाद की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह पर है। धीरे धीरे जुर्म की दुनिया का वो सबसे बड़ा नाम होता जा रहा है और अब एनडीटीवी को मिल रही जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग का और विस्तार करने की फिराक में है। उसके निशाने पर है मुंबई और पुणे के भटके हुए युवा। एजेंसी के सूत्र बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गुट मुंबई के लड़कों को कई तरह से बहला रहा है। एजेंसी का यह भी दावा है कि बिश्नोई गैंग लोगों को ऑनलाइन रिक्रूट कर रहा है।
वो सोशल मीडिया की मदद ले रहा है। सोशल मीडिया पर सक्रिय बेरोजगार उसके निशाने पर है। अब तक ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा से लोगों को रिक्रूट करने की जानकारी एजेंसी के पास है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी ने सोशल मीडिया पर नजर रखना शुरू किया है। एजेंसी को महत्वपूर्ण लीड्स मिली हैं और ऐसी भर्तियां रोकने की कोशिश भी चल रही है। असल में लॉरेंस गुट इस बात को भी देख रहा है कि बदलते हुए माहौल में कौन से छोटे छोटे गुट काम कर रहे हैं जिन्हें जोड़ा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पुणे में कई छोटे गैंग्स खड़े हो गए हैं। वो नई कंपनियां या लैंड डीलिंग का फायदा उठा रहे हैं, जमीन कब्जा वसूली आदि कर रहे हैं। ऐसे गुटों को लॉरेंस के साथ जुड़ना फायदेमंद लग रहा है। तो मुंबई और पुणे में पुलिस को सतर्क रहना होगा, सोशल मीडिया पर नजर रखनी होगी और खासकर नए बनते गुटों को रोकना होगा। प्रेमी के साथ मिल अपने पति की हत्या कर उसके शव के टुकड़ों को ड्रम में भरने वाली मुस्कान का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि इस बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक और महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप लगा है। ताज़ा मामले में महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या की और उसके बाद दुनिया को ये बताया कि उसके पति को सांप ने काट लिया। रविता कह रही है कि उसने अपने पति के हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा और उसके प्रेमी ने गला दबा दिया। जिसने सुना सन्न रह गया, क्योंकि मेरठ की रविता मेरठ की मुस्कान से भी 2 कदम आगे निकली। पहले तो प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। अमित का पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने पर पता चला कि मौत का कारण सांप काटना नहीं बल्कि दम घुटना है। ऐसे ही जैसे भी मुँह में क्या देते हैं ऐसे ही हमने मार दिया। कैसे मारा? गला दबा। गला तो दोनों ही दबाया। फिर सांप कैसे रखा नीचे उसके? सांप जब हो गया था तो छोड़ दिया था हमने, थोड़ा सा उठाकर जब उसके नीचे सांप छोड़। रविता और उसका प्रेमी पिछले कई दिनों से अमित की हत्या के ताने बाने बुन रहे थे। पहले से ही योजना बन गई थी कि सोते हुए अमित को मारकर उसके पास सांप छोड़ देंगे ताकि किसी को उन दोनों पर शक ना हो और अमित की मौत को सांप काटने से हुई मौत मान लिया जाए। लेकिन अमरदीप सांप अरेंज नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये योजना टल रही थी। मन्ना देख तो ही कहा जो मेरा दुश्मन था वो और वो न मार दिया और क्या किसी संदेश तो सब दियो। योजना के मुताबिक अमित की हत्या के बाद उसके बिस्तर में सांप छोड़कर ऊपर से रजाई से ढक दिया गया। मृत्यु हो जाने के बाद सांप को उसके नीचे डाल दिया था। अफसोस की बात है कि पति, पत्नी और प्रेमी के त्रिकोण पर रची जा रही साजिशों के बीच मासूम बच्चों की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। मेरठ की मुस्कान की ही तरह रविता के भी छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों ने अपने पिता को खो दिया है और माए हत्या के आरोप में जेल में हैं। किसी भी युवा बेरोजगार के लिए विदेश में नौकरी करने के सपने से बड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसी सपने को बेचकर एक शातिर बदमाश ने भीलवाड़ा में 40 युवाओं से लाखों की ठगी कर ली है। विदेश में नौकरी का सपना और उसी सपने के सहारे ठग लिए गए भीलवाड़ा के 40 से ज्यादा परिवार। यूपी के पीलीभीत से आए मौलाना मोहम्मद शाकिर राजा भी इस जालसाजी का शिकार हो गए। पिछले 3 दिनों से मौलाना और पीड़ित इंसाफ की गुहार के लिए भीलवाड़ा के एसपी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। मौलाना शाकिर राजा का आरोप है कि भीलवाड़ा का रहने वाला मोइनुद्दीन उर्फ इलियास छिपा 2024 में उनके संपर्क में आया था। कौम की सेवा, तरक्की और युवाओं को विदेश भेजने की बातें कर पहले उन्हें विश्वास में लिया, फिर करोड़पति बनाने और अच्छे जीवन जीने के ख्वाब दिखाए। मतलब मोइनुद्दीन जो है विदेश भेजता है और उससे आप जो है राफ्ता करें, बात कर लें। तो मैंने उससे बात की और बात करने के बाद फिर मुझसे कहा था कि आप जो है लड़के इकट्ठा करें, विदेश भेजने का काम करें, मेरे साथ काम करिए और बहुत मुनाफा होगा। मौलाना के कहने पर 40 से ज्यादा लोगों ने 60 लाख रुपए की रकम इलियास के खातों में डाली। किसी ने जेवर बेचे, किसी ने कर्ज लिया, लेकिन जो वीजा और टिकट मिले वो फर्जी निकले। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच सुभाष नगर थाने को सौंपी है और सपने बेचने वाले आरोपी की तलाश की जा रही है। कोटा मेडिकल कॉलेज की गंभीर लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में अपने बेटे के इलाज के लिए पहुंचे जगदीश को ही अस्पताल ने चीरा लगा दिया, ऑपरेशन थिएटर तक ले गए। अब इस मामले की जांच की जा रही है। कोटा मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही। बेटे का ऑपरेशन करना था, लेकिन गलती से बाहर बैठे पिता को भी ऑपरेशन थिएटर में ले गए और चीरा लगा दिया। समय रहते डॉक्टर ने पहचाना कि मरीज गलत आया है तो ओटी में जगदीश बच गए। ये है कोटा मेडिकल कॉलेज की कहानी, जहां मनीष एक्सीडेंट के बाद इलाज के लिए आए थे।
मनीष का ऑपरेशन चल रहा था और पिता जगदीश बाहर बैठे थे। तभी कार्डियो थोरेसिक केयर यूनिट का नर्सिंग स्टाफ आया, आवाज लगाई जगदीश को। जैसे ही जगदीश ने हाथ उठाया, उससे वे ओटी में ले गए। ऑपरेशन थिएटर के वहाँ से जब आवाज लगाई गई जगदीश नाम की, तो जगदीश जो पिता हैं वो उन्होंने अपना हाथ ऊंचा कर दिया और वो हाथ ऊंचा करना ही उनको भारी पड़ गया। इनको जो है ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले लिया गया और इनके वो तमाम जो ऑपरेशन से पहले का जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया जो है वो की गई। इनके हाथ में चीरा लगा दिया गया। मेरे को ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। उसके बाद में बेहोश हो गया। मैंने पिताजी से बोला भाई बाहर बैठ जाना। अभी जो मैं ऑपरेशन होके बाहर निकला, मेरे को पिताजी ने लिया। कोटा अस्पताल प्रशासन अब जांच की बात कह रहा है। कल करीब 3:30-4 बजे इस वाक़े का पता लगा। उसी समय मैंने सुपर स्पेशलिटी को फ़ोन करके बोला कि इसकी फैक्चुअल रिपोर्ट भेजी जाए। उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसकी रिपोर्ट 3 दिन में प्राप्त हो जाएगी, मतलब कल मिल जाएगी उसकी रिपोर्ट। भोपाल की ये कहानी कपड़ों से शुरू होती है, उन कपड़ों से जिन्हें आज तक बेकार समझकर कचरे में फेंक दिया जाता था, लेकिन अब वही पुराने कपड़े किसी की मुस्कान का कारण बनेंगे और निगम के लिए उम्मीद की नई डोर बुनेंगे। अपने घर का पुराना सामान, वस्त्र, कपड़े लेकर आइए और उसके बदले में तुरंत हैंड टू हैंड आप जो है यहाँ से कपड़े के बने हुए थैले ले जाइए। यहाँ पर देश की सबसे साफ राजधानी भोपाल, इस शहर में नगर निगम के लिए इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण का मंत्र है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, यानी कचरे को कम करना, फिर से इस्तेमाल करना और नया जीवन देना। भोपाल नगर निगम ने सोचा क्यों ना कचरे के ढेर से भी कुछ रच दिया जाए। मध्य प्रदेश में पहली बार निगम ने पहल की, पुराने कपड़ों को ट्रीट कर धागे, खिलौने और भी कई चीजें बनाने की, और इसका काम भी शुरू कर दिया है। फायदा दोहरा, पर्यावरण बचेगा और निगम की तिजोरी भी भरेगी। भारत मिशन का जो स्वच्छ सर्वेक्षण का जो थीम है वो RRR है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। हर वेस्ट का हर कंपोनेंट जो है उसमें हमारा ये फोकस होता है कि वो रिसाइकिल हो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच रहा है, प्रोसेसिंग कॉस्ट बच रहा है और उसके बाद रेवेन्यू भी मिल रहा है। सोचिए हर रोज 7 टन कपड़े जो कभी कचरे में गुम हो जाते थे, अब उम्मीद का नया रंग ओढ़े प्लांट पहुंचते हैं। यहाँ बड़े प्यार से कपड़ों को उनकी किस्मत के हिसाब से बांटा जाता है। कोई थ्रेड बनेगा, कोई सॉफ्ट टॉय, तो कोई नई कहानी। नगर निगम ने अगले 10 सालों तक इस सफर को तय करने के लिए एक कंपनी से करार किया है। कपड़े लेंगे और बदले में तय रकम देंगे। वर्तमान में हम जो है धागा बनेगा आपका, जो कॉटन है मेडिकल वेस्ट में, जितना भी मेडिकल इंडस्ट्री में जो कॉटन लगता है वो बनता है, जो प्लास्टर हमारा लगता है उसमें ये कॉटन यूज़ होता है, और जो सॉफ्ट टॉयज के लिए यूज़ होता है उसमें भी है। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन क्या हम शहर और जंगल की नाजुक सीमाओं को संभालने के लिए तैयार थे? एक तरफ आज जहां टाइगर नेशनल हाईवे पर घूम रहा है, तो वहीं गांवों में जंगली जानवरों के हमलों से डर का साया है। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी, वो जंगल जो कभी जंगली जानवरों की सुरक्षित पनाहगाह था, अब शहर धीरे धीरे उसकी दहलीज छूने लगा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि टाइगर को नेशनल हाईवे 46 पर सतनवाड़ा के पास सड़क पार करते देखा गया। अब तेजी से बड़े गेट लगाकर इस रास्ते को बंद किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो कई बार जानवर इस तरह की टूटी हुई जालियां जो सामने आपको दिखाई दे रही हैं, उनमें से पार होकर के नेशनल हाईवे 46 पर भी आ जाते हैं और नेशनल हाईवे 27 पर से गुजरने वाला जो हाईवे है वहां भी आ जाते हैं। नेशनल पार्क प्रबंधन और वन विभाग ने आनन फानन में हाईवे के कॉरिडोर को बंद करने के लिए गेट लगाए हैं, पर जंगली जानवरों के रास्ते कोई दीवार नहीं रोक सकती। रात के अंधेरे में तेंदुए, भालू और अब बाघ भी गाँव का रुख कर रहे हैं। हाँ जी, वगैरह परेशान कर रहे हैं। मुआवजा कोई देता ही नहीं है। मगरौनी थाना क्षेत्र के दिगवासा गांव में जंगली जानवर ने एक ही रात में 47 भेड़ों का शिकार किया। दूसरे गांव में 10 बकरियों को मार डाला और अब तेंदुए, भालू के हमलों की खबरें अलग। तो ये तो पहले भी घटनाएं होती थी कि जो लेपर्ड है वो बाहर निकल के जाता था और वहाँ भेड़, बकरी जो मिलता है उसकी हैबिट होती है सब खाने की। माधव नेशनल पार्क के चारों ओर करीब 14 किलोमीटर की घनी रिहायशी बस्ती है। बाउंड्री वॉल बनाने का काम अधूरा है। करीब 2 से 3 किलोमीटर का हिस्सा अभी भी खुला हुआ है। यही खुलापन जंगल और गांव के बीच संघर्ष को और गहरा बना रहा है। अभी तो पर्याप्त तो नहीं है, बट करना चाहिए पर्याप्त। क्या है, चारों साइड ये कि जानवर आ जाते हैं। क्या हमने बाघों और इंसानों को एक अनचाहा युद्ध लड़ने के लिए छोड़ दिया है? जब जंगल सांस लेने को तरस रहा हो और गांव दहशत में हो, तो ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या विकास की दौड़ में हमने प्रकृति को पीछे छोड़ दिया है?